हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये नीड आणि फीचर्स पर्यंत आलो होतो. त्याच्या पुढचा पार्ट आपण स्टडी करणार आहोत, प्रोसेस ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग. तर ऍक्च्युली इंटरनॅशनल मार्केटिंग म्हणजे काय किंवा ती कन्सेप्ट काय आहे, किंवा पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रॉस करून जेव्हा आपण आपले गुड्स किंवा प्रोडक्ट्स घेऊन जाणार आहोत तर त्याची खरंच गरज आहे का, किंवा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत हे फर्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलेलं आहे, बरोबर ना. तर आता आपण ऍक्च्युअल प्रोसेस कशी चालते, तर कुठलीही प्रोसेस कम्प्लीट करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं की स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल. मग त्या स्टेप्स आपण आज स्टडी करणार आहोत. जसं आता तुमच्या समोर एक डायग्राम दिसते, स्क्रीनवर तुम्ही बघू शकताय की यामध्ये फर्स्ट स्टेप काय दिलेली आहे बघा. अप्रायझिंग इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट, डिसाइडिंग वेदर टू एंटर or not, deciding which market to enter, deciding how to enter, deciding the market mix, and deciding on the marketing control and management. आता तुम्हाला ओव्हरऑल जर जेव्हा तुम्ही इथे बघाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक स्टेप मध्ये फर्स्ट स्टेप जर सोडली म्हणजे इथे तुम्हाला अप्रायझिंग हा जो पार्ट आहे, जे इथे ऍक्च्युअली काय केलं जातं, इव्हॅल्युएशन केलं जातं, किंवा ज्याला आपण म्हणतो इव्हॅल्युएशनच, मूल्यांकन ज्याला म्हटलं जातं. तर ते केल्यानंतर इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट आपण जेव्हा स्टडी करतोय तर ते एन्व्हायरमेंट स्टडी करताना ऍक्च्युअली एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय असतं, तर टोटली त्या कंट्रीचा तुम्हाला ओव्हरऑल स्टडी करावा लागतो. रिसर्च केल्यानंतर तुमच्या एक लक्षात येतं की पॉलिटिकल स्टडी असेल, डेमोग्राफिक स्टडी असेल, तर ह्या सगळ्या ओव्हरऑल गोष्टी त्यामध्ये इकॉनॉमिक स्टडी असेल, ह्या एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड आहेत. ओके. मग या एन्वायरमेंट कळल्यानंतर त्याचं मूल्यमापन करणं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, किसी भी चीज का एक बार हमने स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद क्या किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है. मतलब जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है तो उसमें से हमें क्या निकालना है कि उसका इवैल्यूएशन करके परफेक्ट करेक्ट ऐसा कुछ ना कुछ जो भी डेटा है वो हमें निकालना है. फिर हमें क्या करना है कि हमें अगर लग रहा है कि ये डेटा सही है, इतना ही डेटा करेक्ट है, तो उसके बाद हर बार हमने प्रोसेस में क्या कर लिया है, डिसाइड किया है कुछ ना कुछ. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर टू एंटर और नॉट. अगर मेरे पास इतना एनवायरमेंट का स्टडी है, अगर मैं किसी और कंट्री के बारे में, मैं इंडिया में रहती हूँ, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्री में ले जाना है, तो ऐसे हालात में मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द एनवायरमेंट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर टू एंटर और नॉट. म्हणजे काय की तुम्हाला तिथे एंटर व्हायचं किंवा नाही हा पहिला पार्ट येतो. मला बिझनेस करायचा आहे, 100% मला इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे, पण माझ्यासाठी सुटेबल, माझ्या प्रोडक्टसाठी सुटेबल अशी ती कंट्री आहे की नाही, हे मी केव्हा डिसाइड करेल, जेव्हा मी एन्व्हायरमेंट तिथलं स्टडी करेल. लक्षात येते. म्हणजे फेवरेबल एन्व्हायरमेंट असेल तर कदाचित मी तो डिसिजन घेईल फर्स्टली की मला तिथे बिझनेस करणं पॉसिबल आहे. ओके. सेकंडली आपण काय डिसाइड करणार आहोत, डिसाइड विच मार्केट टू एंटर. आता मी ओव्हरऑल 2-3 कंट्रीजचा स्टडी केलेला आहे. आपण एक काम करूया, तुम्ही ही जी डायग्राम बघताय हेच पॉइंट्स मी तुम्हाला जरा डीपली सांगेन. आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन बघूया. अप्रायझिंग द इंटरनॅशनल मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट हा मी तुम्हाला पार्ट सांगितला की जसं हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड मार्केट्स. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या स्टडी करना है, अप्राइजल किस चीज का करना है, डेटा हमारे पास कौन सी चीज का होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल स्टडी करना होगा, इकोनॉमिक स्टडी करना होगा, डेमोग्राफिक स्टडी करना होगा. डेमोग्राफी के अंदर जितनी पॉपुलेशन है आपकी, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना होगा. इज दैट क्लियर? देन the organization needs to conduct an extensive market research to gather, record and analyze the data related to international market. And the data provides valuable information and helps the organization in appraising the international marketing environment. अभी जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है, रिसर्च कर रही है, वो डेटा हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि ये एनवायरमेंट हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है.
Is that clear? Second thing है कि deciding whether to enter in international market or not depends upon the result of market research. An organization enters into foreign market and if it finds the foreign market profitable. अभी हम जो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि एंट्री करनी है या नहीं करनी है, ये किस चीज पे डिपेंड किया उन्होंने कि अगर ये एनवायरनमेंट मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है, तो ऑब्वियसली मुझे इस मार्केट से प्रॉफिट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? थर्ड थिंग इज दैट डिसाइडिंग व्हिच मार्केट टू एंटर अभी डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि दो से ज्यादा अगर आपके पास क्या है कि मार्केट अवेलेबल है फॉरेन कंट्री के, तो अपॉर्चुनिटी है ये फॉरेन मार्केट की आपके लिए। इफ अ फॉरेन मार्केट प्रोवाइड्स ह्यूज कस्टमर बेस एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन, देन द ऑर्गेनाइजेशन विल इंडल्ज इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी कि आप यहाँ पे कौन सी चीज डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे पास अगर दो से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, दो से ज्यादा कंट्रीज हमारे पास है जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाला मार्केट कौन सा है, उसमें हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा परफेक्ट मार्केट है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेल हो सकता है। ओके, ये थर्ड प्रोसेस थी। फोर्थली हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, हाउ टू एंटर। आप लोग बोलोगे मैडम अभी एंट्री करनी है तो उसके लिए हाउ टू एंटर मतलब यहाँ पे क्या ड्रेस की कंपटीशन चल रही है कि जैसे कि ड्रेस कंपटीशन में सॉरी वो आपका रहता है ना गैदरिंग के अंदर आप लोग करते हो कि अलग अलग ड्रेस कोड पहन के आप लोग एंट्री कर देते हो और उसके बाद नंबर निकाले जाते हैं, तो उस तरह का कंपटीशन नहीं है ये, इस तरह से एंट्री नहीं करनी है। इसके लिए जो अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए, तो उन्होंने बताया सम ऑफ द अल्टरनेटिव्स आर एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, लाइसेंसिंग एंड फ्रैंचाइजिंग। ये वेज है, मोड्स ऑफ टू एंटर। म्हणजे ज्याला तुम्हाला काय करायचं आहे की इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये तुम्हाला एंटर करायचं आहे, त्यासाठी दिलेले हे मोड्स आहेत की हाऊ टू एंटर। मग तुम्ही जॉइंट वेंचर वर काम करणार आहात, फॉरेन मार्केट मधल्या एखाद्या कंपनीसोबत टाय अप करणार आहात, मर्जर्स म्हणजे काय की एकत्रीकरण, इंटिग्रेशन जो पार्ट आहे तो एक्विजिशन, लायसन्सिंग करणार आहात म्हणजे लायसन्स कोणाचं यूज करून त्या मार्केटमध्ये एंट्री करणार आहात, किंवा फ्रँचायझिंग ही जी कॉन्सेप्ट आहे, जैसे हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया है कि फ्रैंचाइजिंग मतलब क्या है कि फ्रैंचाइजर जो ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, उनका जो लाइसेंस सॉरी उनके जो राइट्स है वो प्रोवाइड करती है आपको, और वो क्या किया जाता है फ्रैंचाइजिंग के थ्रू आप लोग वहाँ पे बिझनेस कर सकते हैं। म्हणजे मेन ऑर्गेनायझेशन जे आहे ती फ्रँचायझर आहे आणि जो कोणी त्या ऑर्गनायझेशनच्या अंडर काम करणार आहे, त्यांचे राइट्स किंवा त्यांचे जे काही ब्रँड्स आहेत ना ते यूज करणार आहेत, दॅट इज कॉल्ड फ्रँचायझिंग। म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही एंट्री करणार आहात का फॉरेन मार्केटमध्ये, तर हा पार्ट इथे इम्पॉर्टंट येतो। डिसाइडिंग द मार्केटिंग मिक्स। आता फिफ्थ प्रोसेसचा जो फिफ्थ पार्ट है, अगर मैंने क्या किया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाने का मेरा डिसीजन फिक्स है, तो मुझे ये प्रोसेस फॉलो करनी है जिसकी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली या कंफर्टेबली उस फॉरेन मार्केट तक पहुंच सकती हूँ, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती। सो अभी मार्केटिंग मिक्स में जैसे हमने प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन देखा, तो मार्केटिंग मिक्स फिक्स करने 4 P's को हमें फिक्स करना है कि अभी मेरे प्रोडक्ट का नेम क्या हुआ, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस इट्स प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट, इट हैज टू अडॉप्ट इट्स मार्केटिंग मिक्स to the specific country or region. This is because the customer taste, background, buying behavior and on-come differ from region to region and country to country. क्योंकि हर एक कंट्री का जो कस्टमर है वहाँ का उस कस्टमर का बिहेवियर किस टाइप का है, उसके टेस्ट किस टाइप का पसंद वो लोग कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, बाइंग बिहेवियर यानी उनका कंजप्शन पैटर्न किस तरह का है, उस तरह का प्रोडक्ट मुझे सिलेक्ट करना होगा। मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट तो फर्स्ट प्रोसेस ही वो है कि अप्राइजल लेना है, जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं हम लोग, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा और प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं। प्राइस, अभी उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, अगर मैंने वहाँ का डिटेल एनवायरनमेंट स्टडी किया तो ऑब्वियसली वहाँ की इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की, उसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सकती हूँ।
प्लेस यानी मार्केट प्लेस कौन सी है, और प्रमोशन किस तरह से दिए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग किस तरह से किया जाएगा, एक तो जिसकी वजह से कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं मार्केटिंग मिक्स। मैंने क्या किया, एंट्री के लिए एक मोड चूज किया, जॉइंट वेंचर है या मर्जर है या एक्विजिशन है, उसके बाद मैंने मार्केटिंग मिक्स फिक्स कर लिए। अभी सिक्स जो आपकी प्रोसेस की स्टेप है, डिसाइडिंग ऑन मार्केटिंग कंट्रोल। अभी यहाँ पे मुझे क्या डिसाइड करना है कि मार्केटिंग कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस इफ रिक्वायर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन असेस देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान्स and strategies by setting a proper evaluation system. When marketing activities are properly managed and controlled, the organization becomes efficient to survive in the foreign market. अभी मुझे आप लोगों को तो एक चीज, मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स है, लास्ट ईयर से हम लोग मार्केटिंग एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये चीज तो बताई है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जो सिखाया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें जो एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा मैनेजमेंट प्रॉपर है तो शायद पॉसिबल है कि मैं उस मार्केट में कंट्रोल रख सकती हूँ, मेरे जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो मेरे अंडर कंट्रोल हो सकते हैं, और उसकी वजह से वहां पे मुझे क्या हो सकता है कि इफिशिएंटली मैं सर्वाइव कर सकती हूँ उस फॉरेन मार्केट में, या मेरा प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकता है। इज दॅट क्लिअर? म्हणजे इथे काय आहे की इव्हॅल्युएशन सिस्टीम जी आहे ती तुम्हाला काय करते की इव्हॅल्युएशन सिस्टीमच्या थ्रू तुम्ही शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म अशा ज्या काही तुमच्या मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज आहेत, तुमच्या पॉलिसीज आहेत, प्लॅन्स आहेत, ते डिसाईड करा। ते डिसाईड केल्यानंतर ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करणार आहात मार्केटमध्ये, ते इम्प्लिमेंट केल्यानंतर त्यावर माझा कंट्रोल असला पाहिजे त्या मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटीजवर। अदरवाईज काय होईल की कदाचित माझा कंट्रोल नसेल तर मी तिथे सर्व्हाइव्ह करणं मला पॉसिबल होणार नाही, मी फार काळ त्या मार्केटमध्ये टिकू शकणार नाही। समजतंय? म्हणजे मार्केटिंग कंट्रोल हा जो पार्ट आहे, तुम्ही म्हणाल मार्केटिंग कंट्रोल करायचं म्हणजे नक्की काय? आपण असं जनरली बोलतो की नाही, की एखाद्याला कंट्रोल करायचं म्हणजे काय? त्याला बांधून ठेवायचं किंवा रूममध्ये बंद करून ठेवलं म्हणजे तो कंट्रोल होईल, असं आहे का? तर अजिबात नाहीये। तसंच सेम ॲज इट इज इथे आहे, की मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीजला कंट्रोलमध्ये ठेवायचं असेल, तर मला प्लॅनिंग करावं लागेल, त्यासाठी प्रॉपर पॉलिसीज माझ्या असल्या पाहिजेत, माझ्या स्ट्रॅटेजीज प्रॉपर असल्या पाहिजेत, माझं कंट्रोलिंग असलं पाहिजे, मी डायरेक्टिंग सुद्धा प्रॉपर केलं पाहिजे, आणि त्यासाठी जो काही एम्प्लॉय मी अपॉइंट केलेला आहे किंवा माझे जो काही एम्प्लॉय आहे त्यांचा परफॉर्मन्स कसा असला पाहिजे, बेटर असला पाहिजे असं मला वाटत असेल, तर मला इथे स्टफिंग करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे। राईट पर्सन गोज टू द राईट जॉब। इज दॅट क्लिअर? ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट इज, 6 पॉइंट्स दिले तुम्हाला, सॉरी। इथे तुम्हाला आता पुढचा पार्ट, प्रोसेस समजली तुम्हाला। इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये जर तुम्हाला जायचं असेल तर मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलंय की अगदी मी तुम्हाला जेव्हा सिलेबस सुरू केला आपण, की हा जो पार्ट आहे इंटरनॅशनल मार्केटिंग, हा तुमच्या फ्युचरसाठी खूप बेनिफिशियल आहे। तुमचा आता जर छोट्या लेवलला एखादा बिझनेस असेल, तुमचा फॅमिली बिझनेस असेल, तर तो तुम्हाला मोठ्या लेवल पर्यंत घेऊन जायचा आहे, तुम्हाला फॉरेन मार्केट पर्यंत तुमचे प्रोडक्ट्स पाठवायचे आहेत, तर मी काय केलं पाहिजे, त्याची सुरुवात कशी केली पाहिजे, अगदी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगितलंय। हा स्टडी फक्त अभ्यास करून पास होण्यासाठी किंवा ग्रेड मिळवण्यासाठी नसून तुम्हाला पुढचं तुमचं फ्युचर डिसाइड करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे। त्यामुळे प्रत्येक पॉइंटला तुम्ही ते इम्पॉर्टन्स देऊनच कॉन्सन्ट्रेशनने स्टडी करायचं आहे। तुम्हाला प्रोसेसमध्ये एक्झॅक्टली कळालेलं आहे की जर मला फॉरेन मार्केटमध्ये जायचं असेल तर मी पहिल्या स्टेपला काय, प्रोसेसमध्ये पहिली प्रोसेस माझी काय असली पाहिजे। अगदी मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट स्टडी करण्यापासून कसं एंटर होणार आहात, त्यासाठी वेज कुठले आहेत आणि त्याचा मी स्टडी करेल, कारण की तुमच्याकडे आता इंटरनेटचा ऑप्शन आहे किंवा टेक्नॉलॉजी तुमच्याकडे आहे, तुम्ही एका जागेवर बसून भरपूर साऱ्या कंट्रीजचा स्टडी करू शकता ऍट ए टाइम, आणि त्यामुळे तुम्हाला हे इझिली पॉसिबल होऊ शकतं। ओके, आता पुढे काय येते बघा, फेजेस ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग। फेज म्हणजे काय की ज्याला आपण म्हणतो ना की आपण जनरली एक क्वेश्चन असा विचारतो की सध्या माझे फेज बरोबर नाहीये, कारण कोरोनामुळे काय होतंय की
ऑनलाईन आहे, मग माझं कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही किंवा घरामध्ये तेवढा प्रॉपर मला एन्व्हायरमेंट मिळत नाही, नेटचा प्रॉब्लेम असतो. तसं आहे इथे की इंटरनॅशनल मार्केटिंगच्या कुठला फेज आहे की ज्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या मार्केटिंगवर होतो. फेजेस ऑफ इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये तुम्ही बघू शकता नो डायरेक्ट इंटरनॅशनल मार्केटिंग, इनफ्रिक्वेंट इंटरनॅशनल मार्केटिंग. त्यानंतर आहे त्यानंतरचा पार्ट आहे तुमचा रेग्युलर इंटरनॅशनल मार्केटिंग आणि इंटरनॅशनल मार्केटिंग. म्हणजे जनरली तुमची जी की काम करण्याची पद्धत आहे, म्हणजे काही लोक म्हणतात ना की ऑनलाईन टीचिंग मध्ये मी आहे पण आणि नाही पण, म्हणजे कधीतरी असतो, इनफ्रिक्वेंट आहे ती फेज तुमची, म्हणजे कधी कधी मी असतो कधी कधी नसतो, किंवा माझा त्याच्याशी काही संबंध नाही, हे जे सेंटेन्स आहे. हम लोग बोलते हैं ना कि एक चीज के बारे में अगर कोई दो पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा जो सब्जेक्ट आपके रिलेटेड है ही नहीं या उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप कभी भी उस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते या कोई नॉलेज भी आपके पास नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि उससे मेरा कुछ ज्यादा रिलेशन है ही नहीं। तो नो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग ये एक फेज रहती है। इनफ्रीक्वेंट होना मतलब कभी कभी, मतलब 50% है 50% रिलेशन नहीं है उस सब्जेक्ट रिलेटेड। रेगुलर है मतलब हम लोग तो रेगुलर ही एक्टिविटी करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की, और एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये फेज को डिस्कस करते वक्त हमें फर्स्ट स्टेप को पहले देखते डीपली। नो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज refers to phase when an organization is not actively involved in foreign market, and however the organization has the option to sell in the foreign मार्केट बट इग्नोर्स इट। अभी यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फेज है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन मार्केट में जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उन्हें इग्नोर कर रहे इंटरनॅशनल मार्केटिंग को। मी सांगितलं सुरुवातीलाच की काही पर्सन काही ऑर्गनायझेशन अशा आहेत त्यांचा इंटरेस्टच नाहीये, तुम्हाला कोणी अपॉर्च्युनिटी जरी दिली तरी तुम्ही ती इग्नोर करा की मी फार इंटरेस्टेड नाहीये, म्हणजे ते ऑप्शन्स ठेवत नाहीत की त्यांचं प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी ते फॉरेन मार्केटचं ऑप्शन ठेवतील असं नाही, म्हणजेच नो डायरेक्ट कनेक्शन। मग इथे इनफ्रिक्वेंट इंटरनॅशनल मार्केटिंग फेज मध्ये ऑर्गनायझेशन कशा पद्धतीने डिसिजन घेते बघा। रेफर्स टू अ फेज इन विच एन ऑर्गनायझेशन डज नॉट मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। अभी फ्रीक्वेंट का मीनिंग तो आपको पता है कि रेगुलर बेस पे ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में नहीं सेल करती। फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सरप्लस प्रोडक्ट्स देन इट कैन डिसाइड टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट्स। सरप्लस यानी एक्सेसिव अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो ऐसे हालात में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ये ऑप्शन रखती है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में ले जा सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट फेज है, मतलब कि हर बार नहीं भेज रहे वो लोग, उनके पास पोजीशन कंडीशन किस तरह की है कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे अगर सेल नहीं हो रहा है तो हम लोग बाहर सेल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इंडल्ज इन फॉरेन मार्केटिंग on an infrequent basis when they have no intention to maintain international demand। मतलब कि उनका इंटेंशन नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल का जो कस्टमर है उनकी डिमांड कंप्लीट करना, उनका इंटेंशन क्या है कि मेरे पास अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो शायद मैं फॉरेन मार्केट को क्या करूंगी, प्रेफरेंस दूंगी। ओके, सो दिस फेज इज कॉल्ड एज इनफ्रीक्वेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज। समजते ना इथपर्यंत? थर्ड फेज इज दैट रेगुलर इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज। अभी ये लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से सेलिंग कर रही है देखो। refers to a phase in which an organization sells in foreign markets regularly boosts its focus remains on the domestic market। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट जो है तो वहां पे तो ये लोग सेल करते ही है, but the organization is dependent on the revenue from the domestic market where revenue from international market is treated as a bonus। यानी कि जो भी इनकम आपको मिल रही है, जो भी रेवेन्यू आपको मिल रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट के रेवेन्यू पे तो ये डिपेंडेंट है ही ऑर्गेनाइजेशन, प्लस जो फॉरेन मार्केट से रेवेन्यू मिलने वाला है तो वो रेवेन्यू उनके लिए एज लाइक अ बोनस है। मतलब उन्हें क्या करना है कि एक्सेसिव कुछ तो लेना है, प्रॉफिट लेना है, बोनस लेना है,
तो वो लोग क्या करेंगे कि उनका इंटेंशन रहेगा कि मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग से भी रेवेन्यू कलेक्ट करूंगी और डोमेस्टिक मार्केट में पे तो हम लोग डिपेंडेंट है ही। दोनों ऑप्शंस उनके पास है, दोनों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है उस पे वो डिपेंड करते हैं, वहां से तो रेवेन्यू मिलना ही चाहिए, प्लस इंटरनेशनल मार्केटिंग से जो रेवेन्यू मिलेगा वो हमारा बोनस होगा। बोनस किसे कहते हैं अभी ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फोर्थ फेज क्या है आपकी, इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज refers to a phase in which an organization is fully committed towards production and selling in foreign markets। यानी कि रेगुलर इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज में ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डिपेंडेंट किस पे है, डोमेस्टिक मार्केट पे है, और सेकेंड जो आपका डिपेंडेंस है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग पे है और एज लाइक अ बोनस है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केटिंग फेज की ऑर्गेनाइजेशन है इससे अपोजिट है कि उनका प्रोडक्शन और सेलिंग जो भी है वो किस चीज के लिए कमिटमेंट करते हैं, फॉरेन मार्केट्स के लिए कमिटमेंट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप प्रोडक्शन plans in the foreign country and formulates plans and strategies to attract foreign customers। यानी कि इसका सेटअप जो है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ही फॉरेन कंट्री में है, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन और सेलिंग किस चीज के लिए है, फॉरेन मार्केट के लिए। उनकी जो भी प्लान्स या स्ट्रेटेजीज वो लोग बनाएंगे तो वो फॉरेन कस्टमर्स के लिए, फॉरेन कस्टमर को अट्रॅक्ट करने के लिए बनाए जाएंगे। समजलं? म्हणजे इथे तुम्हाला टोटली ऑर्गनायझेशनचा फोकस हा फॉरेन कस्टमरवर असेल, त्यामुळे ह्या फेजला इंटरनॅशनल मार्केटिंग फेज असं म्हटलेलं आहे। ओके, आता आपल्याला बेनिफिट्स बघायचे की इंटरनॅशनल मार्केटिंगमुळे तुम्हाला कुठल्या टाईपचे बेनिफिट्स मिळतात। आता बेनिफिट स्टडी करण्यापूर्वी तुम्हाला प्रोसेस आणि फेजेस समजलेल्याच असतील, त्या अगोदर आपण नीड पाहिलेली, कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केलेले आहेत, त्याची डेफिनेशन मिनिंग पाहिलेलं आहे। फर्स्ट युनिट अगदी तुम्हाला बेसिक लेवलला दिलेला आहे बघा। तर बेनिफिट स्टडी करताना तुमच्या लक्षात येईल की इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये जर मी गेलो, माझं जर प्रोडक्ट घेऊन गेलं तर मला काय प्रॉफिट मिळू शकतं, बेनिफिट्स काय मिळतील। तर सर्व्हायवल हा एक पार्ट आहे बघा, की तुम्हाला जनरली इथे बघायला मिळेल। फर्स्ट पॉइंट आहे सर्व्हायवल, सेकंड आहे ग्रोथ ऑफ ओव्हरसीज मार्केट्स, ओके, सेल्स अँड प्रॉफिट, diversification, inflation and price moderation, employment, standard of living। आता तुम्हाला जनरली हे पॉइंट्स जे आहेत, मार्केटिंगचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना त्या पॉइंट वरूनही एक्सप्लेनेशन लिहिता येईल अशा पद्धतीचे ते पॉइंट्स आहेत। सर्व्हाइव्ह करणं म्हणजे काय, की तिथे वावर असणं आपला। ओके, मग आता सर्व्हायव्हल करणं तुम्हाला कसं पॉसिबल होतं, तर इंटरनॅशनल मार्केटिंग हा जो पार्ट आहे, एव्हरी कंट्री इज नॉट फॉर्च्युनेट as to have all the natural resources and infrastructure, market size to carry on with the business of her own, but there is always some or other kind of dependency occur। Every country is not fortunate as India, which has abundant natural resources and treasure of biodiversity that it can survive within its resources। Even then, it has to carry out trading with other countries to get oil, ornaments for its own survival। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज उन्होंने कंट्रीज के बारे में एक रिसर्च किया हुआ है कि हर एक कंट्री जो है तो उसका हर एक कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या साइज है तो वो सफिशिएंट होता नहीं है। हर एक कंट्री के क्या रहती है कि डिपेंडेंट रहती है अदर कंट्री पे। ओके, मतलब क्या है कि कुछ रिसोर्सेस आपके पास है, कुछ रिसोर्सेस जो है अदर कंट्री के पास है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के थ्रू हम लोग एक दूसरे को जो प्रोडक्ट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका अगर हम एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करते तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि एक दूसरे को हम हेल्प कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ नया बन रहा है, या कस्टमर को जो नीड्स है कस्टमर के वो फुलफिल हम लोग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज, ये बेनिफिट इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से मिल रहा है।
समजतंय? म्हणजे आपण देवाणघेवाण जर केली नाही, आपल्याकडे कुठल्या गोष्टी एक्सेसिव्ह आहेत, नॅचरल रिसोर्सेस कुठल्या आहेत, त्यांनी जनरली एक्झाम्पल दिले, काही ऑइल असेल, ऑर्नामेंट्स असतील, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यातून आपल्याला बेनिफिट मिळतं. आपल्याकडे जे एक्सेसिव्ह आहे ते आपण काय करतो, एक्सपोर्ट करतो, ज्या कंट्रीकडे कमी आहे त्यांच्यासाठी. त्यातून गव्हर्नमेंटला जे काही आपलं बेनिफिट मिळतं, तर त्यामुळे आपली जी डेव्हलपमेंट आहे किंवा ती फास्टली होऊ शकते, ग्रोथ होऊ शकते आपल्या कंट्रीची आणि त्यांच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत किंवा त्यांच्याकडे जी कमी आहे ते आपण कम्प्लीट करू शकतो. समजलं? म्हणजे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक कंट्रीकडे अवेलेबल आहेच असं नाही. म्हणून आपल्याला इंटरनॅशनल मार्केटिंग ही अपॉर्च्युनिटी प्रोव्हाइड करतं. सेकंड थिंग है ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट्स. अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या करना है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट स्टेज पे जाना है। तो ऐसे हालात में ये इंटरनेशनल मार्केटिंग किस तरह से हेल्पफुल है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। Developing countries, in spite of poor economy with serious marketing problems, are excellent markets. The US has found that India is the biggest market in the world for consumers and engineering products. यानी कि अगर स्टडी किया जाता है, यूएस ने जो स्टडी किया तो इंडिया किस तरह का, इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत बिगेस्ट मार्केट है, ऐसा उनका स्टडी कह रहा है कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए। तो उनके पास अभी हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, हमारी कंट्री कैसे डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, पुअर इकोनॉमी जिसकी है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां पे स्कोप कौन से प्रोडक्ट्स के लिए है। तो अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हेल्प लेनी होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टेक्नोलॉजी अगर डेवलपमेंट जिस कंट्री की हुई है तो वहां से हम क्या करते हैं, मंगाते, मतलब इंपोर्ट करते और हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ स्टेज पे जाने के लिए चांसेस बढ़ते हैं या डेवलपमेंट फास्टली हो सकती है। तो इस तरह का ये जो बेनिफिट है, सेकेंड बेनिफिट, तो हमें मिलता है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, इसमें से जो आपको नोट्स निकालते वक्त जो सही लगे या ध्यान में रह सके वो एक दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने। द वर्ल्ड मार्केट इज 4 times बिगर देन यूएस मार्केट इन द केस ऑफ एमवे Corporation, a privately held US manufacturer of cosmetics, soaps and vitamins. Japan represent larger market than the यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि कंपैरिजन किया हुआ है हर एक कंट्री का मार्केट किस तरह का है, कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। और यहाँ पे एमवे का भी एग्जांपल दिया है कि एमवे किस तरह से काम कर रहा है, यूएस का मैन्युफैक्चरर, मतलब कि यूएस मैन्युफैक्चरर जो है कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सोप्स का, विटामिन का। तो इस तरह से उन्होंने उनका प्रोडक्शन या एक दूसरे को जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डिस्कशन किया हुआ है। मेन थिंग क्या है कि हमें यहाँ पे एक्सीलेंट मार्केट कौन सा है, डेवलपिंग कंट्रीज कौन से है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी लेनी है और ग्रोथ स्टेज पे जाना है। ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट हा तुमचा थर्ड बेनिफिट आहे। आता यामध्ये काय केलं जातं एक्झॅक्टली बघा। फॉरेन मार्केट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर शेअर ऑफ द टोटल बिझनेस ऑफ मेनी फर्म्स that have wisely cultivated markets abroad. Many large US companies have done well because of their overseas customers. IBM and Compaq sell more computers abroad than at home, and the case of Coca-Cola clearly emphasizes the importance of overseas markets. And Coca-Cola is coming up with milk-based products as majority of Indians and Asians do not relish the taste of aerated drinks, which are supposed to have caffeine, which is addictive. तो कौन सी चीजें एडिक्टिव है, कौन सी चीजें हम लोग प्रेफर करते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सेल करना है हमारे प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को प्रॉफिट मिल सकता है। तो कोका कोला क्या कर रही है, मिल्क प्रोडक्ट किस तरह से उनके आ रहे हैं मार्केट में, कोका कोला का इम्पोर्टेंस क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है या उनकी डिमांड है। या आईबीएम और कॉम्पैक्ट जो कंपनीज है, तो वो लोग सेल क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को सेल कर रहे हैं होम कंट्री से ज्यादा, वो होस्ट कंट्री में उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है। तो इस तरह से हम सेल्स और प्रॉफिट ये बेनिफिट ले सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को
सेल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ये एक बेनिफिट होगा। अभी फोर्थ स्टेज में बताया डाइवर्सिफिकेशन है। डायवर्सिफिकेशन में हम लोग देख सकते हैं की यहाँ पे ज्याला पण होतं विविधता कशी आहे, म्हणजे व्हरायटी आपण ज्याला इंग्लिश मध्ये म्हणू शकतो. इन द इंटरनॅशनल मार्केट सायक्लिकल फॅक्टर्स सच एज रिसेशन एंड सीजनल फॅक्टर्स सच एज क्लाइमेट अफेक्ट द डिमांड फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का स्टडी करते वक्त एक चीज को ध्यान में रखना है कि कौन सी मतलब जो साइकिल है प्रोडक्ट की, तो कौन से प्रोडक्ट्स सीजनल चलते हैं, कौन से फुल ईयर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसकी डिमांड को स्टडी करना पड़ेगा। ड्यू टू दिस वेरिएबल्स देर आर सेल्स फ्लक्चुएशंस। यानी कि अगर कुछ चीजों को हम सीजनली क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अभी मैंगो है तो मैंगो के जो प्रोडक्ट्स है वो तो पूरे साल भर मिलते हैं, लेकिन जो मैंगो का एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर होता है। तो इसकी वजह से सेलिंग फ्लक्चुएशंस हर एक प्रोडक्ट में आते हैं कि रिसेशन पीरियड कौन सा है उनका, जो सीजनल पीरियड है वो कौन सा है। तो सीजनल पीरियड में ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ओके, व्हिच फ्रीक्वेंटली बी सब्सटेंशियल इनफ टू कॉज ले ऑफ पर्सनल। One way to diversify a company's risk is to consider foreign markets as a solution for variable demand. Such markets even out fluctuation by providing outlets for excess production capacity. Cold weather, for instance, may depress soft drink consumption. Yet not all countries enter the winter season at the same time, and some countries are relatively warm around the year. यानी कि सीजन भी अलग अलग तरह के हैं हर एक कंट्री में, कि अगर हमारे यहाँ पे विंटर सीजन है तो कहीं और कौन सा सीजन चल रहा है, मतलब कि अगर हमारे यहाँ गर्मी है तो कहीं और विंटर सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ दिन है तो कहीं और कंट्री में रात भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो फ्लक्चुएशंस है इसकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएशन भी आता है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे अगर रिसेशन पीरियड चल रहा है किसी एक प्रोडक्ट का तो बाहर भी वही चीज आपको दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं है। मतलब कि अगर हमारे मार्केट से डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो रही है तो पॉसिबल है अदर किसी और कंट्री में उसकी डिमांड हो सकती है, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन है। साइक्लिकल फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से मिल रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम लोग नहीं जा रहे तो शायद हमारा यहाँ लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अगर सीजनल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और बाकी रिसेशन पीरियड में तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहे हैं तो ये बेनिफिट हमें 100% मिलेगा। समजते ना, म्हणजे तुम्हाला काय होतं की बेनिफिट्स मिळतात इंटरनॅशनल मार्केटिंगचे डायव्हर्सिफिकेशनमुळे। प्रत्येक एंट्रीचं एन्व्हायरमेंट किंवा जे काही रिसेशन पिरियड आहे तो डिफरंट डिफरंट आहे, क्लायमेट डिफरंट आहे, त्यामुळे हा बेनिफिट इथे इंटरनॅशनल मार्केटिंगमुळे मिळेल। इन्फ्लेशन आहे किंवा प्राइस मॉडरेशन आहे। आता इन्फ्लेशन आणि प्राइस मॉडरेशन मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की मॉडरेशन होणं म्हणजे नक्की काय आहे, की प्राइस मध्ये कशा पद्धतीने वाढ होते किंवा कशा पद्धतीने चेंजेस येतात। तर इथे बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट आर रेडीली सेल्फ इव्हिडंट। और आता इन्फ्लेशन म्हणजे कशी महागाई कशी वाढते बघा। Imports can also be highly beneficial to a country because they constitute reserve capacity for the local economy। यानी कि इंपोर्ट करते वक्त भी जो हमारी कंट्री है उसे बेनिफिट ही मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी पे उसका असर हो रहा है। विदाउट इंपोर्ट्स देयर इज नो इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक फर्म्स टू मॉडरेट देयर प्राइसेस। अगर बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं, इंपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक फर्म्स जो है उनकी जो प्राइस है तो वो मॉडरेट होते हैं। मतलब क्या है कि बढ़ जाते हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से हमें ये डर लगा रहता है कि मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर बाहर का अगर एंटर हो रहा है तो शायद हमें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाती है, प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। अगर उनकी प्राइस बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में आ रहे हैं तो उससे उससे थोड़ा बहुत तो कम हमारा प्राइस होता ही है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे मॉडरेशन जरूर होता है। मॉडरेशन की वजह से फिर फर्म्स को क्या होता है, डोमेस्टिक फर्म्स जो है वो बेनिफिट में चलते हैं।
तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग का बेनिफिट है. द लैक ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स फोर्सेस consumers to pay more, resulting in inflation and excessive profit for local firms. कस्टमरचं कसं असतं बघा, जोपर्यंत तुम्ही एकटेच मार्केटमध्ये आहात, डोमेस्टिक मार्केटमध्ये जे तुमचे प्रॉडक्ट तुम्ही सेल करता, तर अशा वेळेस कस्टमर तुम्हाला व्हॅल्यू देत नाही. पण ज्यावेळेस बाहेरचे प्रॉडक्ट्स मार्केटमध्ये एंट्री करतात आणि त्यांची एक्सेसिव्ह प्राइस जेव्हा ते बघतात कस्टमर, की सेम सिमिलर प्रोडक्टसाठी किती आपण फॉरेन ब्रँड आहे म्हणून फक्त आपण त्याला काय करतोय की जास्त प्राइस द्यावी लागते. अशा वेळेस ते मग हे जे काही इन्फ्लेशन आहे, त्याचा महागाई कशी वाढते, ह्याच्यावर कसा परिणाम होतो, लोकल फर्म सुद्धा कशा एक्सेसिव्ह प्रॉफिट्स घेतात बाहेरचे प्रॉडक्ट्स इम्पोर्ट केल्यामुळे. तर ह्याचं हे एक एक्झाम्पल आहे आणि इंटरनॅशनल मार्केटिंगचं हे एक बेनिफिट आहे. ओके, नेक्स्ट आहे एम्प्लॉयमेंट. आता इथे एम्प्लॉयमेंट हा जो पार्ट आहे, ऑब्विसली कुठलीही नवीन ऍक्टिव्हिटी तुम्ही राबवताय, कुठलीही नवीन गोष्ट तुम्ही करताय, तर त्या गोष्टी करण्यासाठी, त्या ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्हाला काय मिळतं, रोजगार मिळतो, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होतो. म्हणजे तसंच इथे आहे की इंटरनॅशनल मार्केटिंग मध्ये जेव्हा तुमची फर्म जाते, ऑर्गनायझेशन वर्क करते, तेव्हा त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्हाला जो एम्प्लॉई यूज केला जातो, मग त्या एम्प्लॉईला काय मिळणार आहे, रोजगार मिळणार आहे, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होईल. तसंच आहे इथे तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये सांगितलंय बघा. India could be one of the good example after adoption of new industrial policy after 1990. India to greater extent curb the problems of an unemployment. यानी कि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या है घर पे बैठे. अभी तो आप कोरोना की वजह से भी देख सकते हो कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो छूट चुके हैं. तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लेम कंट्री को फेस करनी पड रही, तुम्हाला आता ह्या गोष्टीचा आता काही वाटणार नाहीये, पण महागाई खूप जास्त वाढण्याचे चान्सेस आहेत. कारण जे काही कंट्रीचं नुकसान झालेलं आहे या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये, ते भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याला महागाईचा सामना करावा लागेल. आणि ते हे कटू सत्य आहे. म्हणजे ते जर इंटरनॅशनल मार्केटिंग सारखे काही तुम्हाला वेज असतील, तुमचे प्रोडक्ट्स बाहेरच्या मार्केटमध्ये घेऊन जाण्यासाठी काही जर तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी असेल, तर त्यामुळे तुमच्या लोकांना एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होतो आणि त्यामुळे तुम्ही काय करू शकता की ग्रोथ स्टेजला जाऊ शकता किंवा प्रॉफिट घेऊ शकता. म्हणजे इंटरनॅशनल मार्केटिंगचे खूप बेनिफिट्स आहेत इथे. पुढचा तुमचा लास्ट पॉइंट त्यामध्ये आहे बेनिफिट मध्ये स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. तर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वर इंटरनॅशनल मार्केटिंगचं कसं बेनिफिट मिळतं बघा. ट्रेड ऑफर्स कंट्रीज अँड देअर सिटीजन्स अ हायर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग दॅन अदरवाइज पॉसिबल. Without a trade, product shortages force people to pay more for less, and products taken for granted such as coffee, bananas may become unavailable overnight. And life in most countries will be much more difficult where it not for the many strategic metals that must be imported. Trade also makes it easier for industries to specialize and gain access to raw materials while at the same time fostering competition and efficiency. तो अगर कोई चीज, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि हर एक कंट्री के पास हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल होते ही है, ऐसा तो नहीं है. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या करता है कि ये बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है कि हम एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग की वजह से या इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो किसी और कंट्री को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. यानी कि उनके यहाँ पे जो कमी है, प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे नहीं प्रोडक्शन हो रहे हैं, एक्सेसिव्ह सॉरी, जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते कमी असल्या कारणाने जर त्यांना एखादी गोष्ट अवेलेबल होत नसेल, तर ते काय करू शकतात, त्यासाठी बाहेरच्या कंट्रीवर डिपेंडंट राहतात. आणि इंटरनॅशनल मार्केटिंगमुळे तुमचं जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे किंवा तुमची जी लाईफस्टाईल आहे, तुमच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, तुमची जी डिमांड आहे ती कम्प्लीट केली जाऊ शकते आणि तुमचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग काय होऊ शकतं, हाय होऊ शकतं किंवा तुमच्या ज्या नीड्स आहेत त्या कम्प्लीट केल्या जाऊ शकतात. ओके, इथपर्यंत समजलंय सगळ्यांना. आपण आज इथपर्यंतच घेणार आहोत. पुढचा जो पार्ट आहे, डिफिकल्टीज नाहीयेत तुम्हाला, लिमिटेशन्स नाहीयेत ऍज पर सिलेबस. पुढचा पार्ट आय थिंक तुमचा
डिफरन्स अँड सिमिलॅरिटी बिटवीन डोमेस्टिक अँड इंटरनॅशनल मार्केटिंग असा असेल. हे बघा, हा पॉइंट तुमचा आहे. ऍज पर सिलेबस आपण ह्या पॉइंटवर पुढच्या लेक्चरला जाणार आहोत. तर इथे आपण आज थांबूया. सो तुम्हाला काही अडचण नसेल समजलं, नोट्स काढताना मी जसं तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय तसं तुमच्या भाषेमध्ये अगदी पुस्तकी लँग्वेज वापरू नका. स्वतःच्या ओन वर्ड्स मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा आणि नोट्स प्रिपेअर करा. तरीही काही अडत असेल तर मला 100% विचारायचंय. सो इथे थांबूया. थँक्यू सो मच.